हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट डैम्स, उनके एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म और लास्ट में डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, वाटर इज अ रिन्यूएबल बट फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो वाटर है वो रिन्यू होता रहता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट साथ में ये एक फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड वाटर नहीं है। जितना भी वाटर है वो उतना कांस्टेंट है और वही बार बार रिसाइकल होता रहता है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है थ्रू वेरियस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। यानी कि कभी वो वाटर आपको ग्लेशियर्स में मिल जाएगा, कभी वो आपको एज क्लाउड आसमान में मिल जाएगा और कभी वो आपको मिल जाएगा रिवर्स में, बट जो वाटर है उसकी क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट है और इसीलिए हमारा वाटर है एक फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो कवर्ड है विद वाटर 71%, लेकिन इसमें से जो वाटर हम यूज कर सकते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है वो कितना है? ओनली 2.5%। क्यों? क्योंकि ये 2.5% है फ्रेश वाटर। इसके अलावा जो वाटर है वो सेलाइन है, उसमें सॉल्ट है और वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि ऑल्दो वी हैव 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, 2.5% इज फ्रेश वाटर और इसे ही हम यूज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो फ्रेश वाटर है ये हमें कहाँ मिलता है? वी फाइंड इट इन रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। तो ये कुछ सोर्सेज है ऑफ फ्रेश वाटर। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया रिसीव करती है नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड के प्रेसिपिटेशन से कंपेयर करें तो इंडिया में वी गेट 4% ऑफ इट। बट पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? इंडिया हैज 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो इंडिया के पास 18% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, प्रेसिपिटेशन है ओनली 4%। तो ऑब्वियसली वाटर स्कार्सिटी तो होने वाली है, बिकॉज जब लोग इतने ज्यादा हैं उनकी नीड ज्यादा होंगी और वाटर हमारे पास उतना ही लिमिटेड है। ठीक, सो ऑल दिस लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी की कमी। और अब हम डिस्कस करेंगे वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो वाटर स्कार्सिटी हो रही है और इसीलिए हम नीड है कि हम वाटर को कंजर्व करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रीजंस क्या हैं फॉर वाटर स्कार्सिटी। तो देखो, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्स वाटर। हम लोग जो है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा वाटर को यूज कर रहे हैं, हम इसे ओवर यूज कर रहे हैं और इस वजह से ये जो है कम होता जा रहा है और अब हमें फेस करने को मिल रही है स्कार्सिटी, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और अर्बन एरियाज में। ये कुछ हमारे मेजर जोन्स हैं जहाँ पर जो वाटर है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में वाटर हर चीज में यूज होता है। उन्हें हाउस क्लीन करना है उसके लिए उन्हें वाटर चाहिए, उनको अपने व्हीकल्स वॉश करने हैं उसके लिए उन्हें वाटर चाहिए। तो जो नॉर्मल वाटर कंजप्शन है उससे बहुत ज्यादा ये लोग वाटर वेस्ट करते हैं। इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्रीज हो गई इसमें बहुत सारा पानी यूज होता है, वेरियस पर्पसेस के लिए तो होता ही है, बट उसके अलावा जैसे कि इनको मशीन कूल करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो इस सब चीजों के लिए भी ये लोग वाटर यूज करते हैं और ऐसे हमारा जो वाटर है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इट इज बीइंग ओवर यूज्ड, इट इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड इसी वजह से हो रही है वाटर स्कार्सिटी। इसके अलावा वी हैव अनइक्वल एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स, यानी कि पूरी इंडिया में जो वाटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, कुछ जगह है जैसे हमारा राजस्थान हो गया, वहाँ पर जो है वाटर की स्कार्सिटी है, गर्मियों में बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। तो ये है वेरिएशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह सेम वाटर नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास ज्यादा है वो उसे प्रॉपर्ली यूज करें ताकि जिनके पास नहीं है उन तक भी ये पानी पहुंच पाए। नेक्स्ट, पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, बहुत अलग अलग केमिकल्स लोग यूज कर रहे हैं और ये सारा कुछ कहा जाता है एंड में ये हमारे रिवर्स में जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा सरफेस वाटर है वो तो खराब हो ही रहा है, बट साथ में जब ये चीजें हमारे सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं तो ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रही है। तो इसमें जो हमारा फ्रेश वाटर जो ऑलरेडी इतना कम है उसमें भी अब उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो कि पॉल्यूट हो रहा है। अभी जो पॉल्यूटेड वाटर है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो यानी कि अब जो हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल था उसमें भी वी हैव लिमिटेड। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फेल्ड मॉनसून एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जो वेदर कंडीशंस है वो चेंज हो रही है, क्लाइमेटिक फिनोमेना चेंज हो रहे हैं, तो इसका एक सीधा असर हमें देखने को मिलता है ऑन रेन। जो मॉनसून्स है वो फेल हो रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं, इस वजह से काफी सारी जगहों पर हमें ड्रॉट देखने को मिलते हैं, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। तो ये भी एक मेजर कॉज है। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज कंजप्शन। अब देखो, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और यूजुअली जो लोग हैं वो गांवों से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सिटीज, शहरों की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बट इसके साथ यहाँ पर एक चीज और है, वो है वाटर कंजप्शन। वाटर कंजप्शन सिटीज में काफी ज्यादा होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है, हर चीज के लिए उन्हें पानी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो इस वजह से भी ये जो हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे बहुत सारा पानी जो है वो ओवर यूज हो रहा है। तो ये सारे ही कुछ हमारे कॉजेज हैं फॉर वाटर स्कार्सिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नीड फॉर कंजर्वेशन। अब जो हमें कंजर्वेशन करना है वो क्यों करना है? तो देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी तो हमें ये वाटर रखना है, बिकॉज अगर वाटर ही नहीं होगा, ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एज ह्यूमंस, तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो बाद में ह्यूमन सर्वाइव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वी नीड टू कंजर्व इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। इसके अलावा देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी इन एक्सेस, यानी कि जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबली चलता रहे, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो अभी के लिए भी और हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, और साथ में जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली मिले। अगर हम ही लोग सारा वाटर वेस्ट कर देंगे तो जहाँ पर पानी की कमी है उन लोगों को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वाटर को कंजर्व करें ताकि सबको ही उसका इक्वल एक्सेस मिल पाए।
नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर। अब जो वाटर की कमी होती है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो लोगों के बीच में होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिवर वाटर को लेके, साथ में कंट्रीज में भी होते हैं, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो ये किसके बीच में थी? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझो कि ये भी एक रीजन है कि वहाँ पानी की कमी है, लेकिन आप ये समझो कि ये जो वाटर है ये भी एक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा कंजर्व करके चलें ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये मिनिमाइज हो। इसके अलावा इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये सारे ही कॉजेज हैं फॉर विच वी नीड टू कंजर्व वाटर। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन वेरियस रिवर्स। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी कोई रिवर फ्लो कर रहा होता है उसके पाथ में वो एक बैरियर बना देते हैं, तो इससे उसके पीछे एक लेक बन जाता है, यहाँ पर पानी स्टोर होता है और इस वाटर को वो यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। इसीलिए इन्हें कहा जाता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनका सिर्फ एक पर्पस नहीं है, बहुत सारे हम अलग अलग चीजें करते हैं विद दिस वाटर। जैसे कि डैम्स बिल्ड ऑन रिवर्स आर यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। इरिगेशन, ये जो पानी है इसको हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता या फिर कहीं पर ड्रॉट आ जाता है तो वहाँ पर भी ये पानी पहुंचाकर इरिगेशन किया जाता है। इसके अलावा ये जो वाटर होता है इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर, जो कि हम वाटर से जनरेट करते हैं, तो एक ये यूज हो गया। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, जब बारिश ज्यादा होती है या रिवर्स में पानी ज्यादा हो जाता है उस वजह से, तो क्या होता है कि वो पानी स्टोर हो जाता है इन डैम्स में। ठीक, तो ये अगर पानी हमारे प्लेन्स में जाएगा, हमारे बाकी के एरियाज में जाएगा तो ये फ्लड लेके आएगा, तो एक तरीके से ये फ्लड को भी प्रिवेंट कर देते हैं, फ्लड को भी रोक देते हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई, तो एक वाटर सप्लाई बनी रहती है बिकॉज वी हैव अ स्टोरेज ऑफ वाटर, तो अगर कहीं भी कोई भी स्कार्सिटी हुई या कोई भी इशू हुआ तो हम वहां से पानी का यूज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, लोग बोटिंग करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो एक अलग से यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट या फिर एक अट्रैक्टिव स्पॉट आप कह सकते हो कि बन जाता है। ये कुछ हो गए मल्टीपर्पसेस ऑफ डैम्स, यानी कि डैम का सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो डैम्स है वो यूज किए जाते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले भी है भाखड़ा नंगल, जो कि है ऑन सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है हीराकुंड डैम, जो कि है ऑन महानदी इन ओडिशा। देन वी हैव दामोदर वैली विच इज इन दामोदर, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसके बाद है सरदार सरोवर डैम, जो कि है नर्मदा रिवर पर इन गुजरात। देन इंदिरा गांधी कैनाल विच इज ऑन सतलुज या फिर ब्यास इन राजस्थान। एंड नेक्स्ट वी हैव इस तहरी डैम, जो कि है ऑन रिवर भागीरथी इन उत्तराखंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडवांटेजेस क्या है अभी डिस्कस किए, एक बार जल्दी क्विकली दोबारा देख। तो सबसे पहले तो ये वाटर स्कार्सिटी को सॉल्व करते हैं कैसे, क्योंकि डैम्स के थ्रू हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो वाटर का स्टोरेज है वो रहता है। ठीक, नेक्स्ट दे जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिवर वाटर से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो वाटर से जनरेट हुई है। इसके अलावा दे प्रोवाइड इरिगेशन टू ड्रॉट प्रोन एरियाज, जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर ड्रॉट आया होता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ तक भी हम इरिगेशन पहुंचा पाते हैं, वहाँ तक भी हम पानी पहुंचा पाते हैं। एंड लास्टली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए हमारे डैम्स के कि कैसे वो हेल्प करते हैं इन वेरियस डिफरेंट पर्पसेस। नाउ देयर आर आल्सो फ्यू क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले तो इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब जहाँ कहीं भी डैम बनता है तो वहाँ पर सबसे पहले लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है फॉर द लाइवलीहुड, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अपना घर छोड़ना, जहाँ पर आप हमेशा से रह रहे हो उस जगह को छोड़कर जाना इज नॉट ईजी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं उनका होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। अब देखो, जब रिवर्स के आसपास की जो लैंड होती है वो होती है काफी फर्टाइल, लेकिन जब डैम्स बनते हैं तो वो सारी ही जो जगह होती है, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, आसपास की लैंड होती है, वो हो जाती है सबमर्ज। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ सबमर्जेंस ऑफ लैंड। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जब वहाँ पर डैम बनेगा तो वहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी, जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स होंगे, जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, वो सब कुछ ही वहाँ से हटाने पड़ेंगे, तभी तो आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ये भी एक इशू है विद द डैम्स। लास्ट, इट कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और भी बहुत अलग अलग इशूज हो रहे हैं। एंड लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, यानी कि जब भी कहीं कोई डैम बनता है तो जो स्टेट्स होती हैं, जो आसपास की होती हैं, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग उसका यूजेज। ठीक, तो ये कुछ इशूज है जो कि होते हैं ड्यू टू डैम्स। अब देखो, एक तरीका तो हो गया डैम्स टू कंजर्व वाटर, एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके अलावा देयर आर आल्सो फ्यू अदर ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये जो मेथड्स हैं ये बहुत टाइम पहले से चले आ रहे हैं, इवन बिफोर द डैम्स वर यूज्ड। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स हैं। तो जल्दी से हम उन सबके नाम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे जोहास एंड टंकास, वहीं महाराष्ट्र में मिलते हैं भंडारास एंड कट्टास, हिमाचल प्रदेश में लोग बनाते हैं कुल्स या फिर चैनल्स, बंगाल में यू गेट दिघीज एंड तमिलनाडु में यू गेट एरिस, जिन्हें टैंक्स भी कहा जाता है। तो ये हो गए कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स टू कंजर्व वाटर। नाउ टॉकिंग अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? ये होता है कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप और सरफेस रन ऑफ फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जब बारिश पड़ती है तो उस पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज, उसे स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, और इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हम रेन वाटर को बचा कर रख रहे हैं। ठीक, नाउ इट हेल्प्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है।
साथ में काफी घरों में अलग से टैंक्स बनाए जाते हैं, तो कभी वो उस टैंक में उसे यूज करते हैं तो भी उनके पास एक वाटर रिसोर्स रहती है, उसे वो टाइम टू टाइम यूज कर पाते हैं। तो ऐसे जो ग्राउंड वाटर है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पानी है, तो वो उसे यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रिवेंट्स अर्बन फ्लडिंग, जो यूजुअली हमें शहरों में देखने को मिलता है कि बारिश हो गई तो हर जगह पानी भर जाता है। तो जब लोग अपने ही घरों में इस वाटर को कंजर्व करेंगे तो वो पानी बहकर रोडों पर नहीं जाएगा, इट विल नॉट चोक ड्रेनेजेस। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अर्बन फ्लडिंग है वो प्रिवेंट होगा और साथ में वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा। वाटर लॉगिंग का आपने देखा होगा कि कई बार काफी कुछ बड़े बड़े एरियाज होते हैं जिस पर काफी टाइम तक पानी भरा रहता है, राइट। तो वो हो जाता है वाटर लॉगिंग, बिकॉज वहाँ पर इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है बट वहाँ पर पानी है। ठीक, तो जब हम वाटर करते हैं हार्वेस्ट, जब हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सारे ही जो इश्यूज होते हैं ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज फिर ये होंगे ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप पानी को प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो अर्बन एरियाज में ये कैसे होता है, रूफटॉप रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड यूज्ड टू रिचार्ज वेल्स एंड बोर्स। तो कहीं कहीं पर हमें वेल्स देखने को मिलते हैं, लोग बोर्स कराते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है इसे स्टोर कर लेते हैं और ये क्या करता है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। इसके अलावा अगर ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता, वो अपने पक्के वाले टैंक्स बनवाते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास एक स्टोरेज होता है जिसे वो टाइम टू टाइम यूज करते रहते हैं। तो इससे जो ग्राउंड वाटर है उस पर कम प्रेशर आएगा, वो उसे कम यूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी उनके पास पानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज मेड कंपलसरी इन सम स्टेट्स, जैसे कि चेन्नई, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसे कंपलसरी कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट, ताकि जो वाटर रिसोर्स है वो कंजर्व रहे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डैम्स, बून और बेन। तो बून का मतलब हो गया हेल्पफुल एंड बेन यानी कि ऐसी कुछ चीज जो कि हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करती है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, दोनों ही समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे जो डैम्स हैं दे आर बून, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले तो दे आर रिलायबल इरिगेशन सोर्स, डैम्स में पानी हमेशा स्टोर रहता है तो हमें इरिगेशन की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि दे आर अ रिलायबल सोर्स फॉर इरिगेशन। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई होती रहती है डैम्स के थ्रू, एंड साथ में फ्लड भी कंट्रोल होता है। इन केस कभी ज्यादा बारिश आ जाए तो उस टाइम पर ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये डैम्स में ही स्टोर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये बेन कैसे है, ये कैसे प्रॉब्लमेटिक है, तो सबसे पहले तो लोकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। इसके बाद जो लैंड है, जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड थी, यूजफुल लैंड थी, वो भी सबमर्ज हो जाती है। साथ में इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही वहां से हटा दिए जाते हैं। तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। एंड साथ में रिजर्वायर में हो जाता है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक बैरियर बना दोगे तो जो रिवर का फ्लो है वो स्लो डाउन होगा, तो इससे जो उसमें जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो वहीं पर सेटल होने लगेंगे, और जब सेडिमेंट सेटल होंगे तो धीरे धीरे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि जो सेडिमेंट्स है वो नीचे से ऊपर आने लगेंगे, तो काफी सारा जो नीचे का एरिया है वो सेडिमेंट्स ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए होता है सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर। ये भी एक इशू है क्योंकि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है जो कि हमारे रिवर्स के नीचे है, उनके बॉटम पे है, वो सभी इससे अफेक्ट होगी, बिकॉज वहां पर फिर सेडिमेंट्स आ जाएंगे तो उनका जो हैबिटेट है वो उनका लॉस होगा। ठीक, तो ये है कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग डैम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरस्टेट भी होते हैं, कंट्रीज के बीच में भी होते हैं। सो नाउ ये होते क्यों है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉज्ड। फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कि है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इसी तरह भी है कृष्णा रिवर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी एग्जांपल पता है तो कमेंट में जरूर बताना। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये क्या होती है? ये होता है नेचुरल मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन अर्थ सिस्टम। कभी वाटर लिक्विड की फॉर्म में है, कभी वो आइस की तरह ग्लेशियर्स में है, कभी वो वाटर वेपर की तरह हमारे आसमान में है। तो ये हो गई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, जिसके थ्रू जो वाटर है वो अर्थ के सिस्टम में रोटेट करता रहता है। इसके अलावा हमने पढ़ा अबाउट वाटर स्कार्सिटी। तो ये क्या है? वाटर की शॉर्टेज। क्यों? बिकॉज ओवर यूज, पोल्यूशन, पुअर मैनेजमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे ये कॉजेज हैं फॉर वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये हमने समझा क्या होता है, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर, ताकि हम उसे बार बार यूज करते रहें, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पर कम प्रेशर पड़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये क्या होते हैं? कोई डैम या फिर कोई रिवर प्रोजेक्ट जिसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और भी अलग अलग इनके फ्लड कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए इनके काफी अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस। ठीक, तो ये हो गए हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड? ये पूरा ही चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ चीजें हम समझ पाए हैं, जैसे कि इंडिया नीड्स सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ स्टेट्स में बहुत कम है और कुछ स्टेट्स में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए वी नीड प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज, रिवाइविंग ट्रेडिशनल मेथड्स एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस आर द की ऑफ सॉल्विंग वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे वाटर कम वेस्ट करें, साथ में जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करें, ये सारा कुछ हमें करना चाहिए। लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड कैसे वाटर हम वेस्ट कर देते हैं विदाउट इवन नोइंग। तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू वी कैन कंजर्व वाटर। ठीक, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब आप मुझे बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। साथ में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।